नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिडॉक्स चैप्टर में हमें काम आता है। यहां पर हम ये बात ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर एक उसमें ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक उसमें रिडक्शन हाफ होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। यानी जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। और ये जो एन फैक्टर है ये बेसिकली स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया है उस पर डिपेंड करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो स्पीशीज रिएक्ट कर रहा है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है उस पर डिपेंड करता है। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एन फैक्टर को हम सिर्फ 1 मोल ऑफ स्पीशीज के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो दो बातें मैंने बोली हैं। एन फैक्टर पहली बात चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, दूसरी बात ये सिर्फ 1 मोल ऑफ स्पीशीज के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं यहां पर। एन फैक्टर depends upon the change in oxidation state of the reacting species। ये जो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं उनमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आता है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप परमैंगनेट आयन को अलग कर लो तो जब ये आयन रिएक्ट करता है किसी रिडॉक्स रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में, मैं बात कर रहा हूं एसिडिक मीडियम की और इसके रिएक्शन की, तो ये जो आपका परमैंगनेट आयन है ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है एसिडिक मीडियम में और ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में। क्या कहा मैंने? जो आपका परमैंगनेट आयन है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में चेंज करता है। यहां पर अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो 4 ऑक्सीजन है तो 4H2 ऐड कर दिया और यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 8H+ ऐड कर दिया। चार्ज भी बैलेंस हो गया, सभी आपके एटम्स भी बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर बात आएगी इसकी, तो यहां पर हम ये चेक करते हैं कि यहां पर जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और इस स्पीशीज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है। अब इन दोनों में हमें चेक करना है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है। तो यहां पर Mn को अगर हम चेक करें तो Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले 7 था और बाद में 2 हुआ, तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बेसिकली डिफरेंस निकालेंगे 7 - 2 = 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ O2- है और यहां अगर आप वाटर में देखें तो यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यानी इसने रिएक्ट नहीं किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो प्लस है और यहाँ भी प्लस होता है, वाटर में तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का भी कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ Mn जो है उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया। तो अब यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आपका आयन है इसमें सिर्फ एक एटम जो है Mn उसने रिएक्शन किया है 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया है। तो इसका जो एन फैक्टर है पूरे के पूरे परमैंगनेट आयन का, यहां ध्यान से देखिए 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं। 1 मोल जो है उसमें सिर्फ Mn ही है जो रिएक्ट करता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर देता है। और यहां पर जो चेंज होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो 5 होता है। इसीलिए जो आपका MnO4- है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ विद 5, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका यहां पर 5, ठीक है। अब यहां पर इसी तरह से अगर हम डाइक्रोमेट आयन की बात करते हैं, डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, ठीक है। यहां पर ये जो आपका डाइक्रोमेट आयन है ये पोटेशियम
डाइक्रोमेट, इसमें ये जो डाइक्रोमेट आयन है वो रिएक्टिव होता है और यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 14H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां जो क्रोमियम होता है डाइक्रोमेट में, यहां पर आपको देखो 2 क्रोमियम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब 2 क्रोमियम जो है यहां पर, एक क्रोमियम के ऊपर +6, दूसरे के ऊपर भी कितना है +6, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो जो क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम जो है उनके ऊपर कितना 3+ का चार्ज है। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है वो तो रिएक्ट करता नहीं है, तो अब हम किसी भी एक, यहां पर 2 एटम प्रेजेंट है तो आप सिर्फ एक को देखो, ठीक है, एक को देखो, यहां पर +6 है और यहां पर एक को देखो कितना है +3, तो यहां पर चेंज कितना आया है, यहां पर चेंज कितना आया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, वो है 3, ठीक है ना। 6 था और +3 हो गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। तो यहां पर ये जो है ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे डाइक्रोमेट आयन के n फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक एटम को पहले देखा, उसमें +6 था और यहां जाके +3 हो गया, यानी चेंज कितना आया, यहां पर 3 का आया। अब एक के लिए चेंज कितने का है 3 का, तो सेकंड जो है उसको भी देख सकते हो, उसमें भी चेंज कितना है 3 का। तो यहां पर जो टोटल इस पूरे डाइक्रोमेट आयन में जो 2 क्रोमियम है उनका यहां पर टोटल चेंज कितना है, क्रोमियम प्लस क्रोमियम 3 + 3 यानी 6। तो ये जो आपका डाइक्रोमेट आयन है इसका n फैक्टर कितना होता है 6। फिर से देखिए 1 मोल के लिए यहां पर 1 मोल था और उसमें जितने भी एटम, बस एक एटम का चेक कर लो और जितने दूसरे एटम हैं सेम टाइप के उससे मल्टीप्लाई करो। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, किस तरह से आप अपने जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें किसी भी स्पीशीज का, यहां पर मैंने एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की भी बात नहीं की है। तो यहां पर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, Na2C2O4 जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, ये आपका सोडियम डाइसोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट है। यहां पर ये जो स्पीशीज है इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज, ये ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन जो है आपका जब ये रिएक्ट करता है तो यहां इसका जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यहां पर आपको अभी ये चेक नहीं करना कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, अब हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो कार्बन होता है ऑक्सलेट का, ठीक है, उसमें हमें नोट करना है और उसका जो प्रोडक्ट बना है CO2 उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। यहां पर C2O4 2- है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन, 1 कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। इसी तरह दूसरे का भी होगा +3। तो यहां पर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4। तो बस किसी एक को पकड़ो, यहां पर 3 to 4 जा रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, चेंज 1 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 1। तो जस्ट हमने इसमें सिर्फ एक कार्बन एटम को पहले निकाल लिया, एक को निकाल लिया, +3 था, यहां जाकर +4 हो गया, चेंज कितने का आया 3 to 4 में 1 का। अब वो जो 1 है, अगर एक में 1 का चेंज आ रहा है तो 2 में कितने का आएगा, इसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे 1 into 2 कर देंगे। तो यहां पर जो n फैक्टर है ऑक्सलेट आयन का वो कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। ये तो मैंने एग्जांपल वो दिए हैं अभी आपको जिसमें सिर्फ कोई एक आयन, जो आपका सॉल्ट है उसमें सिर्फ कोई एक आयन ही यहां पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखेंगे जिसमें दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका भी एग्जांपल देखने से पहले जैसे मैं यहां पर कुछ कॉमन आयन आपको देता हूं, H2S जब ये रिएक्ट करता है किसी रिडॉक्स रिएक्शन में तो सल्फर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहां पर जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो ओवरऑल H तो रिएक्ट करता नहीं है यहां पर, ठीक है ना।
और यहाँ पर मैं अगर बैलेंस करके लिखना चाहूँ आपके लिए तो S+2H++2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ H रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो ओवरऑल सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, -2 से ये 0 होता है। और यहाँ पर अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल H2S का एंड फैक्टर कितना होगा, क्योंकि H तो रिएक्ट कर नहीं रहा, रिएक्ट कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है, तो ओवरऑल कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। ये किसका एंड फैक्टर है, H2S का, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन की बात कर रहे हैं। सल्फाइड आयन जब रिएक्शन करता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, SO4 2- में। यानी अब तक जितना एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, आपको ये पता होना चाहिए आपने स्टार्ट किससे किया और वो कन्वर्ट किसमें हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, एंड फैक्टर कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर जो सल्फाइड आयन होता है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, ठीक है। और जो सल्फेट होता है उसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +6। तो ओवरऑल चेंज कितना आया, यहाँ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज कितना आया, 2 का। तो ये जो आपका आयन है इसका एंड फैक्टर कितना होगा, 2 का। अब आप रिवर्स भी देख सकते हो, अगर इससे ये बनाया है आपने तो उसमें भी आप देखो 6 है सल्फर का और 4 में चला गया, तो इसका जो एंड फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसी तरह से। यहां पर नाइट्राइट जो है अगर नाइट्रेट में चेंज हो जाए, ठीक है, यहां पर नाइट्राइट जो है अगर वो नाइट्रेट में चेंज हो जाए, नाइट्राइट है ये, और ये अगर नाइट्रेट में चेंज हो जाए तो यहां पर भी ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, यहाँ +5 होता है। चेंज कितने का आया, 2 का। डेल्टा से मैं डिनोट कर रहा हूं, चेंज कितना आया, 2 का। तो एंड फैक्टर जो है इसके लिए एंड फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, और इसके लिए भी एंड फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों में चेंज तो 2 का ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मैंने दिया I- gives I2। अब देखना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये जो I है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर -1, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जब भी दो सेम टाइप के एटम होते हैं तो उन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो -1 है वो किसमें गया, 0 में, ठीक है। तो चेंज कितने का हुआ यहाँ पर, चेंज तो हुआ यहाँ पर 1 का। अब यहाँ इसके लिए एंड फैक्टर देखेंगे, तो कितना आएगा, क्योंकि एक ही है और उसमें कितना चेंज आया, 1 का। तो यहाँ पर एंड फैक्टर कितना होगा, 1, ठीक है ना। और जब हम इसकी बात करते हैं I2 की, रिवर्स देखो, यहां से यहां जाए तो पहले एक एटम को देखो, एक एटम किसमें था, 0 में, किसमें गया, -1 में। तो एक में चेंज कितने का आया, 1 का। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे कितने एटम है, 2। यही फायदा होता है एंड फैक्टर का, उसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखना है, फिर भी हमें रिएक्टिव स्पीशीज के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड फैक्टर कितना होगा, क्योंकि 1 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके दोनों स्पीशीज अगर रिएक्ट करें तब कैसे निकालेंगे एंड फैक्टर, तो उसका एग्जांपल देखिए। यहाँ पर एग्जांपल लेके हमने FeC2O4, ये जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट, ठीक है ना, आयरन ऑक्सलेट जब रिएक्ट करेगा तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो सॉल्ट है इसमें आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और ये जो है आपका ऑक्सलेट आयन, अभी हम पीछे देखकर आए ये किस तरह से रिएक्ट करता है। तो मैं पहले बताता हूं, यहाँ पर ये जो आपका सॉल्ट है, यहाँ पर आयरन जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और ये जो आपका ऑक्सलेट है ये आपका CO2 में कन्वर्ट होता है। तो बस कुछ नहीं करना, जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या, क्योंकि यहाँ Fe के ऊपर कितना है, +2, और यहाँ Fe के ऊपर कितना है, +3। इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। इसको अलग से लिख देते हैं, Fe जो है वो +2 से कहां जा रहा है, 3+ में जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी अलग से लिख देते हैं, क्योंकि ये भी रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो C2O4 2-, इसको यहां से CO2 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों का हम चेक कर लेंगे जरा, यहाँ कार्बन का +3 है, एक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहां जाने पर वो कितना हो जाता है, +4, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड फैक्टर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर चेंज कितने का है, 1 का। तो इसके लिए कितना होगा एंड फैक्टर, Fe2+ के लिए
2 प्लस के लिए कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर 1 के लिए 1 कार्बन एटम की बात करते हैं हम अभी, ठीक है। 1 पे कितना है +3, यहां जाने पे कितना हुआ +4, चेंज कितने का आया 1 का, ठीक है। यहां चेंज कितने का आया 1 का, बट यहां पर कार्बन है कितने 2 कार्बन है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जब निकल कर आएगा वो इसका n फैक्टर होगा, ठीक है। ऑक्सलेट आएगा C2O4 2 माइनस का जो n फैक्टर है वो कितना है 2। अब यहां पर इसका भी इंक्रीज हो रहा था, इसका भी इंक्रीज हो रहा था, तो हम इसको सम अप कर देंगे बस, ठीक है, टोटल कर देंगे। तो यहां पर टोटल जो होगा FeC2O4 इसका जो n फैक्टर होगा टोटल वो कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3। यानी जब दोनों स्पीशीज के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गए, इंक्रीज हो गए, तो आप क्या करोगे दोनों के जो n फैक्टर हैं उनको सम करोगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर अगर सेम केस ऐसा ही हो, दोनों के डिक्रीज होते हैं, ठीक है ना, दोनों के डिक्रीज होते हैं, तो उसमें भी हम दोनों के n फैक्टर निकाल के उसको सम कर देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, ठीक है। उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन की अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो यहां पर क्या होता है बेसिक मीडियम पे डिपेंड करता है BrO3-, ठीक है। यहां पर डिपेंड करता है जो आपके हाइड्रोजन होते हैं बेसिक मीडियम में उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम स्पीशीज, ठीक है। ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है आपका सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर अलग से इसको लिख दें तो Br2 जो है Br- में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 0 से कहां जा रहा है -1 में, ठीक है। और यही जो Br है ये कहां जा रहा है, यहां पर BrO3- में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पर ये ऑक्सीडेशन है या इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर भी इसको अलग से अगर हम लिख दें तो Br2 जो है वो BrO3- में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हम इन दोनों हाफ का n फैक्टर अलग अलग निकालेंगे और फिर उसको हम फाइनली जो होगा, जो भी आपका n फैक्टर होगा, पहले उनको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे उनको सम कर दो, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं Br2 का n फैक्टर कितना है आपका, चेंज कितने का आ रहा है 1 का, चेंज कितने का आ रहा है 1 का, यानी Br2 का n फैक्टर यहां पर कितना है, इसको n1 दे देते हैं, n फैक्टर कितना है, चेंज कितना है 1 का, एक में चेंज आया है तो 2, Br2 में 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करके n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो n = 2 आ गया, ठीक है ना, यहां मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है, 2 आ गया। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और यहां पर ये +5 में होता है, ठीक है। अब इसका चेंज एक बार देख लेते हैं, चेंज कितने का हुआ है यहाँ पर 5 का, ठीक है। अब यहाँ पर इसका निकाल रहे हैं तो अभी ये एक 1 Br एटम जो है वो 0 में होगा, यहाँ जाएगा तो +5 में होगा। अब ऐसे इसके अंदर कितने हैं 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, तो यहाँ जो n फैक्टर है Br2 का वो कितना आ गया 10, ठीक है। अब उसको इस फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है। जब भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, एक एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होता है, तो उसका n फैक्टर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका अलग अलग निकालकर एंड में दोनों को इस फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं n फैक्टर, नेट n फैक्टर 2 × 5 कर देते हैं और नीचे सॉरी यहाँ पर 10, यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 10, तो यहाँ पर ये आ गया 20 और ये नीचे आ गया 12, यहाँ पर ये आ गया 4 3 = 12 और 4 5 = 20, तो यहाँ पर जो n फैक्टर होगा Br2 का वो कितना आ गया 5/3। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उन रिएक्शंस का जहां पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अब यहां पर एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर
अगर एक ऐसा स्पीशीज जिसमें एक हाफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, देन उस तरह के रिएक्शन में आप नेट डिफरेंस निकालोगे दोनों एंड फैक्टर का। जैसे मैं आपको बताता हूं, Fe2 3, इस तरह से मान लेते हैं कोई सॉल्ट है, ठीक है। यहां पर अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, ठीक है। और ऑक्सीडेट आयन तो हम एज इट इज रखेंगे यहां पर, ठीक है। हमें तो आयन से लेना देना होता है, वो कितनी बार है अभी उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका C2O4 2- है यानी ऑक्सीडेट आयन, और यहां पर आपका Fe3+ यहां पर प्रेजेंट है, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो Fe3+ किस में जाएगा, Fe2+ में, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीडेट आयन तो यहां पर आप देख सकते हो कितना होगा, यहां पर कन्वर्ट होता है ये CO2 में, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो यहां +3 होता है, और सॉरी यहां पर डिक्रीज होता है, और यहां पर +4 है तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हो इस सॉल्ट में ये जो आपका Fe3+ है ये Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर जो ऑक्सीडेट आयन है उसमें +3 से कहां जा रहा है, +4 में, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर दोनों का अलग निकाल के यहां पर एन फैक्टर अगर हम देखें तो चेंज कितने का आ रहा है, यहां पर चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, तो यहां एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर चेक करें तो यहां पर 3 से कहां जा रहा है, 1 में, 1 ऑक्सीडेट आयन की बात कर रहे हैं, 3 से कहां जा रहा है, 1 में, तो चेंज कितने का आ रहा है, यहां पर 1 का, ठीक है। अब ऐसे कितने कार्बन है, 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करके यहां एन फैक्टर निकल कर आ गया हमारा, इसका कितना, 2। अब यहां पे हमें टोटल हमने एक Fe3+ का और एक ऑक्सीडेट आयन का नेट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर ये कितनी बार है, 2 बार है Fe3+, तो यहां पर जब Fe3+ की हम बात करते हैं, टोटल Fe3+ की, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 1 का 1 है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए 1 होगा, तो जस्ट दोनों का सम कर दिया। और यहां पर C2O4 2- का जो एन फैक्टर है वो कितना है, 1 का एन फैक्टर कितना है, यहां पर 1 का एन फैक्टर कितना है, 2, और ऐसे कितने हैं, 3, तो 3 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमें यहां पर, तो ओवरऑल कितना आ गया, क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आप नेट चेंज निकालोगे, नेट एन फैक्टर पूरे सॉल्ट का, एन फाइनल जो होगा उसके लिए आप क्या करोगे, इसको अगर हम इसको NF1, इसको NF2 देते हैं, तो यहां पर हम NF2 - NF1, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे, तो NF टोटल कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एन फैक्टर निकालते हैं, डिफरेंट जो प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी ऐसा रिएक्शन स्टार्टिंग में हमने देखा जिसमें सिर्फ आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज या इंक्रीज सिर्फ किसी एक स्पीशीज का। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर जब दोनों का इंक्रीज होता है, उसके बाद हमने देखा डिस्प्रोपोर्शनेशन, अब यहां देखा एक का इंक्रीज एक का डिक्रीज हो रहा है। जाते जाते बस एक एग्जांपल मैं और दे दूं यहां पर, और एसिड और बेसिस का तो बहुत आसान होता है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली। उसमें सिर्फ एक एसिड कितना H+ दे सकता है, वो उसका एन फैक्टर होता है, एक बेस कितना OH- दे सकता है, वो उसका एन फैक्टर होता है, और सॉल्ट के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, इनमें से किसी एक को यूज कर ले तो वही उस सॉल्ट का एन फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां देता हूं, पहले जो अभी तक हम कर रहे हैं उसी का देता हूं। अमोनिया जो है मान लो यहां कन्वर्ट हो गया N2 में, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है अमोनिया का एन फैक्टर एंड N2 का एन फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, यहां पर कितना होता है
जीरो, नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, और क्योंकि सेम एटम है तो दोनों का जीरो होगा, ठीक है, तो जीरो। अब यहां पर चेंज देखें, अमोनिया के रिस्पेक्ट में चेंज देखें 3 का, ठीक है, अमोनिया में हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन जो है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहां हमने बात की है नाइट्रोजन की। तो यहां पर जो इसका एन फैक्टर होगा वो यहां पर सिंपल कितना होगा 3, ठीक है। अब जब N2 की हम बात करते हैं, N2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिएगा, यहां पर N2 की जब हम बात करेंगे, इसको अलग से लिख देते हैं, N2 gives NH3 रिवर्स करके, तो यहां पर देखना 0 में होगा, -3 में जाएगा, चेंज कितने का आएगा 3 का आएगा, बट यहां पर 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, एन फैक्टर ऑफ N2 इस रिएक्शन में कितना होगा, ये चीज मैंने आपको बतानी थी, कितना होगा 6 होगा, ठीक है। बस उसी चीज को मैं बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हम ओवरऑल 1 मोल में कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का 1 मोल, और उसमें उस एटम के जितने भी एटम हैं उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर एन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पर हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता, ठीक है, हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं। अभी हमने यहां पर कंसीडर नहीं किया, हाइड्रोजन जो है यहां पर +1 में है, +1 में है, तो हमने उसको अभी +1 में माना है, ठीक है। अगर यहां ये भी रिएक्ट करता तो फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको भी कंसीडर करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एसिड्स का, जैसे मैंने आपको कहा, मैं एग्जांपल देता हूं, एसिड्स जो हैं, एसिड्स में जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H3PO3, H3PO4, एन फैक्टर अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो कितना H+ दे सकता है, यहां पर HCl 1 दे सकता है, H2SO4 मैक्सिमम कितना दे सकता है, मैक्सिमम 2, NF मैक्सिमम कितना दे सकता है, यहां पर HNO3 1, H3PO4 और H3PO 3 और 4 में एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी फास्फोरस के एसिड आते हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली उनको हाइड्रोजन को देखकर नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहां पर H3PO3 में 3 ऑक्सीजन है, ये हमने रख दिया, और बाकी 3 हाइड्रोजन है, तो वही हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में आपको मिलेंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो यहां पर जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तो सभी जो आपके ऑक्सीजन से ही हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो इसका एन फैक्टर होगा 3, और अगर मैंने इसकी बात करी H3PO2 तो यहां पर ऑक्सीजन देखो और कम हो गए, तो यहां से ऑक्सीजन को हटा देते हैं, अब यहां सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट करता है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो जब भी फास्फोरस के एसिड्स हो, ठीक है, आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस कितना OH- दे सकता है, जैसे NaOH की बात करें तो वो 1 दे सकता है, BaOH होल ट्वाइस की बात करें तो वो भी 1 दे सकता है, CaOH होल ट्वाइस की बात करें तो यहाँ एन फैक्टर कितना होगा 1, यहाँ एन फैक्टर कितना होगा 2, और यहाँ एन फैक्टर कितना होगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉल्ट्स की जो बात करते हैं तो आपको या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो, दोनों में से कोई एक को भी आप यूज करोगे, वही उस सॉल्ट का एन फैक्टर है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं BaCl2, यहाँ पर बेरियम कितना है 2+, ठीक है, सॉल्ट की बात कर रहे हैं एन फैक्टर, तो यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज 1 Cl- है, तो टोटल यहाँ पर कितना चार्ज हो गया -2, यहाँ कितना हो गया +2। अब यहाँ पर टोटल प्लस टोटल माइनस, ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर मैं सॉल्ट ले लूं, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये मैंने सॉल्ट ले लिया। अब इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे पहले आपको टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3+, ऐसे कितने एल्यूमिनियम है 2 है, तो टोटल कितना चार्ज है +6 का चार्ज है, ठीक है। इसी तरह सल्फेट से आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर -2 होता है, 1 सल्फेट के ऊपर देखिए 3 है,
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6। तो अब जितना प्लस उतना माइनस, तो दोनों में से किसी भी एक को हम यूज करके डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टर, यहाँ पर इसका कितना है 6। ठीक है, तो इस तरह से हम n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में या आपकी प्रैक्टिस बुक में आपको कहीं पर भी फोकस आपको ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शंस में डिफरेंट स्पीशीज है उनके ऑक्सीडेशन नंबर पे रखना है। ठीक है, उससे अगर आप परफेक्ट हो जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालकर n फैक्टर कैलकुलेट करने में, तो इससे आपको नॉर्मेलिटी के जब आप क्वेश्चन वगैरह करते हो या इसी में जब इक्वेशंस को बैलेंस करते हो रिडॉक्स चैप्टर में, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।